हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। बात करते हैं बैक बॉन्डिंग कहाँ यूज होता है। तो एक्चुअली में तो ये पी ब्लॉक का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज कई जगह हम लोग को देखने को मिलेगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो हम लोगों के आगे काम आने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है बैक बॉन्डिंग। आइए बात करते हैं पहले बैक बॉन्डिंग बनती कैसे है, बैक बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल सपोज हम लोग लेते हैं। सपोज हमारे पास बेटा एक एटम है ए और एक एटम है, सपोज करते हैं हम लोग बी एटम है। एक एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों एटम ने क्या करा, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये बात हमको पता है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें इक्वल शेयरिंग हुई। बताओ, हमें ये बात पता है कि इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यस, यानी इक्वल शेयरिंग जब भी होगी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के अपने इलेक्ट्रॉन से करवाई है। इसका मतलब क्या यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, क्या यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हुई है। हाँ, यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हुई है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। सपोज हमारे पास वही एटम ए है, वही एटम बी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस बार ए अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बी के वेकेंट ऑर्बिटल में करवा रहा है। क्या बोला मैंने, ए अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के वेकेंट ऑर्बिटल में करवा रहा है। बताओ, यहाँ पर भी शेयरिंग तो दो इलेक्ट्रॉन की हुई है, लेकिन क्या इक्वल शेयरिंग हुई है? नहीं। यहाँ कैसी शेयरिंग है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है। बोलो, इस शेयरिंग को क्या मैं अनइक्वल शेयरिंग बोल सकता हूँ? यस, ये अगर अनइक्वल शेयरिंग हुई है, बताओ अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल करेक्ट, हम लोग बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो, क्लियर है? यानी कि अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताइए, क्या ए और बी एटम के बीच में ये पहला बॉन्ड है? यस, और पहले बॉन्ड को क्या मैं सिग्मा टाइप का बॉन्ड बोलूंगा, यानी ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। यस, चलिए अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज मेरे पास वही एटम ए था, वही एटम बी था, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक के पास लोन पेयर अभी भी है, बी के पास अभी भी क्या बचा हुआ है बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है। बोलो, क्या ए के अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बी के वेकेंट ऑर्बिटल में करवा दी? यस। बताओ, क्या ये अनइक्वल शेयरिंग है? यस, और अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। बताओ, क्या यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? यस, यहाँ पर भी क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई डिफरेंस है? हाँ, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बन रहा है वो पहला बॉन्ड है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन क्या ए और बी एटम के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, क्या वो सेकंड बॉन्ड है? बोलो, क्या मैं इसको पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकता हूँ? यस, और पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बेटा क्या बोला जाता है, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जहां जहां पर पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड बोल रहे होंगे। क्लियर हो गया बेटा? यानी पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को ही क्या बोला जाता है, बैक बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, क्या अब सवाल आता है, क्या सर हर जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या हर जगह बैक बॉन्ड बनेगा? नहीं, कुछ कंडीशंस होती है बैक बॉन्ड होने के लिए। आइए अब हम उस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्ड, देखिए बैक बॉन्डिंग की दो कंडीशन है जो हम लोग को फॉलो करनी है। जब वो कंडीशन फॉलो होती है तभी बैक बॉन्ड बनता है। पहली कंडीशन बताइए, क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई टाइप का होना चाहिए? यस, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यानी बैक बॉन्ड होने के लिए किसी भी एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हम लोग लिखते हैं कि वन
मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उसके पास, लोन पेयर होना चाहिए। वाइल द अदर एटम, जो दूसरा एटम है, बताओ उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वाइल द अदर एटम है वेकेंट ऑर्बिटल। बोलो क्या पहली कंडीशन हम लोगों को समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जाके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई टाइप के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या बनेगा, बैक बॉन्ड बनेगा। अच्छा बेटा, ये पहली कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन भी होती है, वो साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है, हमें ये बात पता है कि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, इसका मतलब छोटे शेल का बॉन्ड ही अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा। अगर साइज बड़ा हो गया, शेल नंबर बढ़ गया, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसीलिए जो दोनों एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरा या तो सेकंड का हो या फिर मैक्सिमम थर्ड पीरियड का होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या होना चाहिए, वन एटम मस्ट बी ऑफ कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड। एक एटम दोनों में से किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। वाइल अदर, दूसरा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ आइदर सेकंड, या तो सेकंड का हो या फिर किसका होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है, तभी जाके हम क्या बोलेंगे कि वहां पर बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड या बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज BF3। मुझे ये पता करना है कि क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी, और होगी तो कैसे होगी, और उससे क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं। आइए बात करते हैं BF3 की। हमें पता है कि BF3 में बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है, और बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? 3 फ्लोरीन ने क्या किया, बोरोन के साथ आकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बोलो क्लियर है? हाँ, ये बात तो सिंपल है भाई। बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में बोरोन के पास 3 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ने 3 सिंपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन सवाल है, अगर मैं इस बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं बेटा, तो हमें पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, यानी इस बोरोन के पास एक p ऑर्बिटल क्या है बेटा, वेकेंट पड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए बताइए, क्या इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है? हाँ, इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। बताओ क्या ये अपने लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, शेयरिंग के लिए ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। बताइए क्या ये वाला जो बॉन्ड है, क्या उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं? यस, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हाँ। बताइए क्या ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? हाँ, क्योंकि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड पहले ही बन चुका है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अच्छा, क्या पाई टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड कहते हैं। बताओ क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई? हाँ, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो होनी चाहिए कि दोनों में से एक एटम सेकंड या दूसरा सेकंड या थर्ड का। बोलो क्या वो भी सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, यहाँ पर तो बोरोन और फ्लोरीन दोनों ही एटम कौन से पीरियड के हैं बेटा? सेकंड पीरियड के हैं। इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब सवाल यह है कि क्या ये फ्लोरीन ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है? नहीं, ये फ्लोरीन भी तो कर सकता है और ये फ्लोरीन भी तो कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने वेकेंट हैं? एक ही वेकेंट ऑर्बिटल है। तो सपोज अगर इस बोरोन की जगह ये फ्लोरीन वाला जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा होता, सपोज इस फ्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया होगा, तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता? यस। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर तीसरा फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर रहा होता, तो क्या बोलो ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता? यस। तो क्या यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि पाई बॉन्ड कभी इन दो एटम के बीच में है, कभी इन दो एटम के बीच में है, और कभी इन दो एटम्स के बीच के अंदर है। इसका मतलब क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज कर रहा है। इसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका रेजोनेंस का हाइब्रिड बना लेते हैं। तो
बताइए क्या मुझे सब जगह पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नजर आएगा? हाँ, मुझे सभी जगह क्या मिलेगा? पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बैक बॉन्डिंग के थ्रू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं कि बैक बॉन्डिंग होने से पहले क्या है और बैक बॉन्डिंग होने के बाद आखिर क्या हुआ, ठीक है, तो मैं वही BF3 का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो बताओ क्या बैक बॉन्डिंग के पहले BF3 की कहानी कुछ ऐसी थी? हाँ, अगर इस बैक बॉन्डिंग के पहले का हाइब्रिडाइजेशन देखूं, बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था बोरोन का? यस। अगर मैं आफ्टर बैक बॉन्डिंग की कंडीशन की बात करता हूं, बताइए क्या मुझे ये पता है कि BF3 में अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरीके का, तो मुझे पता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंडीशन हम लोग बिफोर बैक बॉन्डिंग ले रहे हैं और ये वाली कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? आफ्टर बैक बॉन्डिंग की लेते हैं। क्लियर? अच्छा देखिए, क्या बिफोर बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp2 था? हाँ। क्या आफ्टर बैक बॉन्डिंग भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। यानी इस वाले केस के अंदर बैक बॉन्डिंग होने से हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ तो बताइए इसका जो शेप है वो भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका शेप भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। यानी ये कैसा है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर है। यानी दोनों में शेप को लेके कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं बदला। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री थे, यहाँ भी बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री है। इसका मतलब तीनों इन कंडीशन में तो क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदला, शेप भी नहीं बदली, बॉन्ड एंगल भी नहीं बदला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बताइए क्या इस बोरोन फ्लोरीन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है? हाँ, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? 1 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि क्या बताइए इस वाले केस के अंदर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बताओ क्या ये रेजोनेंस का केस है? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 + π/σ। ये हमने पढ़ा हुआ है। यस, वैल्यू डालते हैं 1 कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है तो 1 + 1/σ कितने हो गए बेटा? 3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4/3। यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.33। बताइए क्या पहले बॉन्ड ऑर्डर और बाद के बॉन्ड ऑर्डर में फर्क आया? हाँ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बैक बॉन्डिंग के होने से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। पहले जो बॉन्ड ऑर्डर कम था वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, और हम लोग समझ भी सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी क्या? हाँ, यानी बैक बॉन्डिंग के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होने से क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिफोर बैक बॉन्डिंग क्या हुआ, आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हुआ। तो इस तरीके से हम लोग और डिटेल के अंदर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।